यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RFSC ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम RPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के जितने भी वर्ष 2021 में पेपर हुए हैं उन पेपरों में जीके से संबंधित प्रश्नों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि RPSC ने वर्ष 2021 में जितने भी पेपर लिए हैं उनमें जीके के प्रश्न किस प्रकार से उन्होंने पूछे हैं, चाहे वो राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान का भूगोल हो, चाहे इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न हो, उनके बारे में अपने विस्तृत जानकारी लेंगे। तो ये जो आप मित्रों पेपर देख रहे हो, ये RPSC द्वारा आयोजित 2021 में सांख्यिकी अधिकारी का पेपर है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर है। इसमें जीके के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन 30 प्रश्नों की अपने जानकारी लेते हैं। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी संबंध नहीं था। कि कालीबंगा के उत्खनन से कौन संबंध नहीं रहा? अमलानंद घोष का, KN पुरी, BB लाल, BK थापर। तो जो कालीबंगा सभ्यता है मित्रों, उससे अमलानंद घोष, BB लाल, BK थापर संबंधित थे। ये KN पुरी, केदारनाथ पुरी है, इनका संबंध कालीबंगा से नहीं रहा। अब आगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि पुरातत्व स्थलों से संबंधित निम्नलिखित युग्म पर ध्यान दें ताकि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो अपने सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो इसके अंदर ये क्या दिया, एक तरफ एक साइड पूरा स्थल दिए गए हैं और एक साइड जिले दिए गए हैं। तो ये देखिए कि बालाथल उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, बागोर राजसमंद, गिलूंड भीलवाड़ा। तो देखिए मित्रों, बालाथल है वो उदयपुर, बिल्कुल सही है। सुनारी खेतड़ी झुंझुनू सही है दोस्तों। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में है और गिलूंड की सभ्यता राजसमंद में है। तो ये इन्होंने उल्टा कर दिया। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है और C और D गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, 3 नंबर का प्रश्न। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? ये अपने को बताना है कि कुंभा ने कौन से ग्रंथ लिखे। तो ये सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तु मंजरी। तो दोस्तों, जो यहाँ पर ये है ना, सुधा प्रबंध और चंडी शतक, ये कुंभा के ग्रंथ है। राजवल्लभ जो ग्रंथ है ना मित्रों, वो है मंडन का। जो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, उन्होंने राजवल्लभ ग्रंथ लिखा था। और वास्तु मंजरी है ना दोस्तों, ये है एक मंडन का भाई हुआ था नाथा, उस नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। तो सुधा प्रबंध और चंडी शतक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजवल्लभ मंडन का है और वास्तु मंजरी है मंडन का भाई नाथा का। आगे है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा की गई? स्वाई जय सिंह, स्वाई ईश्वर सिंह, महाराजा स्वाई माधो सिंह प्रथम, स्वाई प्रताप सिंह। तो राधा गोविंद संगीत सार मित्रों, ये जयपुर के हुए थे स्वाई प्रताप सिंह। और इनके शासन में, इनके दरबार में गंधर्व 22 ही निवास करती थी, जिसमें 22 ज्योतिष, 22 विद्वान वगैरह रहते थे। अगला 5 नंबर का प्रश्न, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। तो दोस्तों, ये जो प्रजा सेवक समाचार पत्र है, ये जोधपुर से प्रकाशित होता था। कनक मधुकर, ब्रजदयाल शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, देवी शंकर तिवारी। तो प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक मित्रों अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और बताना है, सही कथन बताना है कि जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने की थी। तो ये दोस्तों दोनों ही कथन सही है, तो इसका हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। हाँ, 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, उसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर का योगदान रहा था। 7 नंबर का प्रश्न है मित्रों, और इसमें अपने को बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी दिए गए हैं और एक तरफ दिए गई रियासत। तो रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरीशचंद्र जयपुर, मथुरा दास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। तो ये रघुवर दयाल गोयल बिल्कुल सही है, बीकानेर से संबंध है इनका। बाबा हरीशचंद्र जयपुर के जेंटलमैन समझौता याद है आपको 1942 में। मथुरा दास माथुर बिल्कुल जोधपुर है। गोपीलाल यादव अलवर नहीं है, गोपीलाल यादव का संबंध है मित्रों भरतपुर से। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है ना, वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। तो अमोवा का, मल्लागिरी या मल्यगिरी का, पोमचा का या सांगानेरी का। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा मित्रों ये मल्लागिरी या मल्यगिरी। आगे दिया गया 9 नंबर का प्रश्न है, शरीर के अंग दिए हैं एक साइड और एक साइड दिए गहने, और अपने को मिलान करके बताना है कि कौन सा सही है। तो कान, गला, अंगुलियां, कमर। कान, कंदोरा, दामना, मादल्या, अंगोता। तो मित्रों जो कमर है ना, कमर में पहना जाता है कंदोरा। कंदोरा किसका हो जाएगा मित्रों, कमर का, डी का है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आगे पढ़ लेते हैं। कान में हो जाएगा दोस्तों अंगोत्या। गले में हम क्या पहनते हैं, मादलिया। और अंगुलियां में दामना। दामना नामक आभूषण है वो अंगुलियों में पहना जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न कि सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ स्थित है। बाला किला अलवर, तारागढ़ किला बूंदी, मेहरानगढ़, जोधपुर, शेरगढ़, दुर्ग, बारां। तो सलीम सागर और सूरजकुंड जो जल तड़ाग है मित्रों वो है बाला किला अलवर में। आगे मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था। अलवर, किशनगढ़, आमेर, देवगढ़। तो मौजमाबाद है वो आमेर चित्र शैली का केंद्र था। आगे दोस्तों अपने को मिलान करना है। एक साइड दी गई है सूची फर्स्ट और एक साइड दी गई है सूची सेकंड, और अपने को बताना है, मिलान करना है मित्रों सही से। तो ग्रासिया, गुर्जर, भील, सहरिया। तो दोस्तों ग्रासिया है जो मांदल नृत्य, ये ग्रासियों का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, मांदल। तो 1 का 4। तो 1 का 4 खाली ऑप्शन नंबर 2 में है। बाकी चर्चा करते हैं मित्रों। गुर्जरों का हो जाएगा चरी नृत्य। गुर्जर जाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है चरी नृत्य। भीलों का गौरी नृत्य है, भीलों की आत्मा है। और शहरियों का है मित्रों, शहरियों का है सांग नृत्य। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति में के साक्ष्य देता था। तो वैष्णव संप्रदाय की जो जानकारी अपने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कनस्व अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, आहड़ अभिलेख। तो वैष्णव संप्रदाय की जो उपस्थिति के साक्ष्य है वो मिलते हैं बरनाला अभिलेख से। लोक देवता जिसका मुख्य लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो लूणी नदी के किनारे तेजाजी, पाबूजी, मेयाजी, मंगलिया या मल्लीनाथ जी कौन है। तो तेजाजी पर्वत सर नागौर है, पाबूजी कोल्लू गांव है जोधपुर में, मेयाजी मांगलिया बापणी में है, मल्लीनाथ जी है मित्रों वो तलवाड़ा में है। तो इसका संबंध हो जाएगा और जो लूणी नदी के किनारे है तो मल्लीनाथ जी। आगे का प्रश्न है मित्रों, अपने को सुमेलित करना। एक तरफ साहित्यिक रचना दी गई है और एक तरफ दिए गए हैं लेखक। तो मेघमाल, राधा माला के मण के सेनानी।
तो मित्रों जो चुड़ावत मांगी से नानी सिर काट दे दियो छतरानी, ये रचयिता है ना, ये है मेघराज मुकुल की। तो डी में है खाली 3, तो डी में 3, यही ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो मेघमाल है, मेघमाल है मित्रों सुमेर सिंह शेखावत की, ये मेघमाल है। राधा है सत्य प्रकाश जोशी की, माला के मणके है मित्रों तारा प्रकाश जोशी। और सेनानी चौड़ावत मांग्यो सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी, ये सल्लह कंवर थी, मेघराज मुकुल की रचना है। आगे 16 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विंध्यन कंगार निर्मित है बलुआ पत्थरों से, ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, संगमरमर से। तो विंध्यन कंगार भूमि है दोस्तों, वो है बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बनी हुई है। अब राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो मित्रों जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा है, इसको अलग करती है। अब मित्रों 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो दाएं किनारे पर कौन नहीं मिलती है, तो बनास की सहायक नदियां मित्रों बनास, बेड़च, मिनाल, ये है। तो बेड़च, गोलवा, सोडरा, बाजाइन। इस प्रश्न में मित्रों कंफ्यूजन है, इसका उत्तर आरपीएससी द्वारा नहीं दिया गया है। अगला 19 नंबर का प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। जो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना 2019 के अंदर। राजस्थान में सिस्सा एवं जस्ता की रामपुरा अंगुच्चा की खाने निम्नलिखित में से कहाँ है। तो सिस्सा जस्ता मित्रों जावर, मागरा माला, रामपुरा अंगुच्चा कहाँ है, भीलवाड़ा में है। यहाँ से सिस्सा जस्ता निकलता है और सिस्से जस्ते के अयस्क को गेलेना के नाम से जाना जाता है। यह एक जुड़वा खनिज है दोस्तों। आगे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मोरिजा नीमला लोहा अयस्क भंडार जिले में स्थित है। तो मित्रों नीमला रायसोम ये लोहा अयस्क के भंडार है और लोहा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में निकलता है। तो नीमला रायसोम ये कहाँ है, दौसा में पड़ता है, अजमेर, जयपुर में नहीं है। जो लोहा है वो चौमू से भी निकलता है, नीमला रायसोम, दौसा, नाथरा की पाल, थूर से भी निकाला जाता है। राजस्थान का राम सागर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो राम सागर कोटा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू। तो राम सागर जो सेंचुरी है मित्रों वो है राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। सर्रा या तिवरसा रोग भैंस का है, सुअर का है, बकरी का है या ऊंट का है। तो मित्रों ये सर्रा या तिवरसा रोग है ना, ये ऊंट का रोग है। और राजस्थान के अंदर पिछले वर्षों में सर्रा इस तिवरसा रोग के कारण ऊंटों की संख्या में काफी गिरावट आई है मित्रों। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है। तो परवन मतलब मित्रों परकोटा, याद करने की टिक है, परवन से हो जाएगा परकोटा। तो मतलब ये कहां पर है, परकोटा, कोटा में, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में नहीं है। 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का मतलब मित्रों मरुस्थल को बढ़ावा देना या मरुस्थल का फैलना। अब उनमें से कौन सा कारण नहीं है, सूखे की पुनरावृत्ति। मित्रों अगर ज्यादा सूखा होगा तो जमीन सूखी होगी, वो उड़ेगी आगे रेत, जिससे कि मरुस्थल बढ़ेगा। तो ये तो है। अतिचारण, ज्यादा चराई करेंगे तो जो जमीन के ऊपर घास फूस है या जो जिसको बोलते हैं घासें वगैरह है, अब जो ज्यादा खाएंगे तो जमीन पोली होगी, पोली होने के कारण मिट्टी आगे उड़ेगी, ये भी कारण है। जनसंख्या का दबाव, अब जनसंख्या का दबाव और वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब मित्रों जनसंख्या का दबाव। मरुस्थलीकरण का कारण जनसंख्या का दबाव यहां पर नहीं है मित्रों, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मरुस्थलीकरण में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायु प्रदूषण मतलब वायु से भी मित्रों फर्क पड़ेगा। अगला है, राजस्थान की किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव या फव्वारा सिंचाई को आवश्यक या अनिवार्य कर दिया गया है।
माई नहर, नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर। तो ये है मित्रों नर्मदा नहर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आगे वाला कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। दजिया, चिमाता, दिप्पा, दैया। तो मित्रों जो दजिया कृषि है ना, वो भील लोग क्या करते हैं कि जो मैदानी भाग है वहां पर वनों को काट कर मैदानी भाग में वनों को काट कर जो भील लोग खेती करते हैं उसको दजिया कहते हैं। चिमाता, चिमाता है मित्रों वो पहाड़ी ढालों पर जो स्थानांतरित कृषि है वो चिमाता कहलाती है। अगला प्रश्न, भटनेर किला कहाँ स्थित है? तो मित्रों भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, ये तो पता है सबको। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया हुआ है। तो न्यूनतम जो जनसंख्या या दशकीय वृद्धि दर है वो मित्रों हुई थी श्री गंगानगर जिले की झुंझुनू कोटा बारा नहीं। राजस्थान का जिला 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया। तो इसमें महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय। तो मित्रों महिला जनसंख्या में बताना है अपने को, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर। तो ये 30 प्रश्न हमने जो सांख्यिकी अधिकारी है उस पेपर के किए। अब आगे के पेपर हल करते हैं। दोस्तों ये जो पेपर है वो आरपीएससी द्वारा आयुर्वेदा डिपार्टमेंट लेक्चरर का पेपर है, अग्न तंत्र सब्जेक्ट का है। इसमें कुल 30 प्रश्न जीके के पूछे हैं, बाकी 120 प्रश्न सब्जेक्ट के पूछे हैं। और यह जो पेपर है मित्रों वो हुआ था 13 नवंबर 2021 को। तो इसमें 30 प्रश्न जीके के कौन से पूछे हैं आइए देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्व सामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? तो घाट, राब, सोगरा या लापसी। तो ये दोस्तों जो विवाह के अवसर पर लापसी बनाई जाती थी बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर। मित्रों एक तो है ग्रंथ वीर विनोद जिसके रचयिता है श्यामल दास जो कि मेवाड़ राज्य से संबंधित है, और सदाशिव भट्ट राय विनोद, ये इस ग्रंथ में मित्रों जो राय विनोद शब्द है वो बीकानेर के लिए किया गया, बीकानेर राज्य का जो राय सिंह है उसके लिए। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। तो कालीबंगा से मित्रों चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नया प्रश्न है मित्रों कि भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? भील जनजाति आपने पढ़ी है और ये प्रश्न बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। तो इसमें नीम है, अशोक है कि आम है कि बबूल है? तो जो भील जनजाति है मित्रों वो आम वृक्ष की जो पत्तियां होती है उससे मंडप की सजावट करती है। राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पचपदरा है, सांबर है कि पोकरण है कि डीडवाना है? तो मित्रों जो पचपदरा है वो बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है। सांबर भी खारे पानी की है, पोकरण, डीडवाना। तो यहाँ पूछा है कि राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है मित्रों, सबसे बड़ा स्रोत है वो है सांबर झील। सांबर झील जो कि जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई है, 3 जिलों में, और इसके अंदर 4 नदियां जल गिराती है, मैथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। और इसके अंदर मित्रों जो सर्वाधिक नमक लेकर आती है नदी वो है मेंढा नदी। तो पचपदरा नदी है, पचपदरा जो झील है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है जो कि बहुत ही बेस्ट नमक है। लेकिन यहाँ चिल्का के बाद अगर भारत में सबसे बड़ी नमक उत्पादन करने वाली झील चिल्का, चिल्का के बाद राजस्थान में है साबर झील जो कि अकबर के विवाह स्थली भी रहा है, अकबर और जोधा की। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? तो कालीबंगा, जोधपुर, गणेश्वर या रेड। तो दोस्तों पता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर, ताम्रयुगीन सभ्यता थी, कांतली नदी के किनारे हैं, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से जो निकलती है, यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। लिखित में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन के रूप में नहीं की गई है? सफेद मूसली, गोखरू, गुग्गल और चिरमी।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गूगल। अब निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी का उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता है? तो टॉनिक के रूप में, दवाई के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ब्राह्मी, शंखफूली, सफेद मूसली और सदाबहार। तो दोस्तों जो ब्राह्मी है इसका उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है, शंखफूली का भी, सफेद मूसली का भी। जो सदाबहार है, सदाबहार का नहीं किया जाता है टॉनिक के रूप में। अब कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जाति से जो संबंधित नृत्य बताना है, अग्नि नृत्य, इंडोनी नृत्य, गौरी नृत्य, वालर नृत्य। मित्रों जो अग्नि नृत्य है वो है जसनाती संप्रदाय का। इंडोनी नृत्य है कालबेलियों का। गौरी जो कि कालबेलियों का है, सॉरी मित्रों, वालर नृत्य ग्रासियों का है, गौरी बिल्लों का है। इसने कालबेलिया का पूछा है तो कालबेलियों का हो जाएगा मित्रों इंडोनी नृत्य। राजस्थान में जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जूते हुए खेत के जो प्राचीन साक्ष्य हैं दोस्तों वो मिले हैं कालीबंगा से। बिनेश्वर का मेला लगता है, तो बिनेश्वर धाम का मेला माघ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। तो बिनेश्वर का मेला है वो लगता है माघ पूर्णिमा को। संत मावजी की वहां पर पूजा की जाती है। एकमात्र भारत का शिवलिंग, खंडित शिवलिंग है, उसकी पूजा की जाती है माघ में, जो बिनेश्वर मेला है। अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ गठन की विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है अर्जुनलाल सेठी, हरिनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, तो इसमें जो सलाह मानी थी वो मानी थी महात्मा गांधी की। अनर्मल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? जयपुर, कोटा, अलवर या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दूध व खारा किसान आंदोलन है मित्रों वो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे पंडित हरिनारायण शर्मा। तो इसका जो गठन है मित्रों 1938 में किया गया था और अधिकांश प्रजामंडलों का गठन 1938 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। आगे राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न है। 15 प्रश्न पूछे हैं 16 से 30 तक, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अपने को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भाखर, गिरवा, कांठल, छप्पन की पहाड़ियां। तो भाखर है मित्रों पूर्वी सिरोही, ये बिल्कुल ठीक है। गिरवा उदयपुर बेसिन भी ठीक है। छप्पन की पहाड़ियां जालौर, सिवाना, बाड़मेर, नाकोड़ा पर्वत, ये छप्पन की पहाड़ियां बिल्कुल सही है। कांठल कहा गया इसने चंबल बेसिन। मित्रों कांठल चंबल बेसिन में नहीं है। कांठल किसे कहते हैं कि माई नदी का जो बहाव क्षेत्र है मित्रों उसको कहते हैं कांठल। इसलिए माई नदी को क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। तो जो ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर साइड जो माही नदी बहती है उसको कहते हैं कांठल। तो ये चंबल बेसिन गलत है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो अरावली पर्वत से संबंध कौन सा नहीं है? बराड का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, हाड़ौती का पठार। मित्रों जो अरावली पर्वत है ये बोराठ, उड़िया, लसाड़िया उदयपुर में है, इससे संबंधित हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। ये अरावली से संबंधित नहीं है। आगे एक तरफ अपने को नदी दी गई है और एक तरफ कहा गया मिलान करना है। तो साबी, बेड़च, कांतली, कोठारी। तो साबी नदी मित्रों सेवर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। और कोठारी नदी मित्रों इसमें एक का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3। अब आगे मिलान कर लेते हैं। बेड़च नदी निकलती है मित्रों गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, और कोठारी नदी दिवेर घाटी राजसमंद से निकलती है। कोठारी नदी मेजा बांध कोठारी नदी के किनारे है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। मिलान करो, नदियां एक साइड सहायक नदियां देती है, कभी एक साइड कभी उत्पत्ति स्थान देती है। अब मित्रों जलवायु से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा जिला युग में
जो उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों, जो राजस्थान की अगर जलवायु की अपने बात करें ना तो 5 भागों में बांटी गई है: शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। मित्रों, जो शुष्क और अर्ध शुष्क है ये मरुस्थल वाला हिस्सा आ जाता है। उपार्द्र में जयपुर संभाग, अजमेर संभाग ये आते हैं, और आर्द्र के अंदर आ जाते हैं मित्रों बांस, ये उदयपुर वगैरह ये। और अति आर्द्र के अंदर आ जाते हैं कोटा, हाड़ौती वाला। तो उपार्द्र का पूछा है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, इसमें देखो धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर। तो ये हो जाएगा मित्रों जयपुर, अजमेर, अलवर। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये आ जाएगा आर्द्र के अंदर। कोटा, बाना, झालावाड़ भी आर्द्र के अंदर सॉरी अति आर्द्र के अंदर आ जाएगा। और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आ जाएगा आर्द्र के अंदर। इसका कुछ भाग आर्द्र के अंदर और कुछ अति आर्द्र के अंदर। आगे मित्रों कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा। अब देखिए मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह था। तो बहुत डीप का प्रश्न है। 874 मित्रों शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात था, ग्रामीण में था 892, और बाल लिंगानुपात सॉरी जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो था 933। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है मित्रों। जो खेरी नस्ल है वो घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है, और ये मारवाड़ में ज्यादातर पाई जाती है। तो जोधपुर, पाली, नागौर, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बारां, बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो मित्रों जो मारवाड़ आ जाएगा यहाँ पर, जेल जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक तरफ झील दी गई है और एक तरफ जिले दिए गए हैं, और अपने को मिलान करके बताना है कि कौन सी झील किस जिले में है। तो सिल्लीसेठ झील मित्रों, सिल्लीसेठ झील है अलवर जिले के अंदर। बंद बेरठा झील है भरतपुर के अंदर। गेब सागर डूंगरपुर, तालाब ऐसा ही है मित्रों धौलपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 2001 से 2011 की जनगणना में के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब मित्रों बड़े से छोटे की ओर, आरोही छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटे की ओर। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी मित्रों वो हुई थी बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की। अगला है प्रश्न की पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी। तो 557.7 मिलियन, 56.8 मिलियन, 68.8 मिलियन, 67.8 मिलियन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों हो जाएगा जो राजस्थान की 2019 के जनगणना के अनुसार 568.86। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सर्वाधिक जो कमी आई थी मित्रों इस बार वो आई थी गधों की संख्या में 71.39% की। उसके बाद अब राजस्थान में गधों की संख्या है वो 81,000 से घटकर 39,000 हो गई है महज। अब मित्रों कि किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ये अपने को बताना है सवाना तुल्य कहाँ पाई जाती है। AW, BSHW, CWHW, CWG। तो ये जो मित्रों जो कोपेन का जलवायु परिवर्तन के जो आधार थे उन्होंने अपने जलवायु में कोडों का प्रयोग किया था। और सवाना जो तुल्य वनस्पति है मित्रों वो राजस्थान के अंदर जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, कहने का मतलब है जो अति आर्द्र क्षेत्र है। तो कोपेन ने किस क्षेत्र को अति आर्द्र कहा है। तो मित्रों जो AW है, ये AW है ना वो है कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। BSHW और BWHW मरुस्थल से संबंधित है, और CW जो जी है वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है जिसके अंदर जयपुर, अजमेर ये क्षेत्र आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाना तुल्य वनस्पति है वो AW में पाई जाती है। अब आगे का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है।
तो बाराबूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप है। तो सबसे ज्यादा कौन है? बरखान या अर्धचंद्राकार जिसको बोलते हैं, ये पवनानुवर्ती, इसको बोलते हैं मित्रों अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। तो जो पश्चिमी मरुस्थल है मित्रों, जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनुदैर्ध्य ऑप्शन में नहीं है, और अनुदैर्ध्य को ही दूसरी भाषा में पवनानुवर्ती कहते हैं, जो पवन की दिशा में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट उत्तर है इसका। लाल लोबी मृदा, ये जो रियल लॉम्स, रेड लॉम्स, लाल लोमी मृदा भी कहते हैं, ये मित्रों जो उदयपुर का क्षेत्र है, डूंगरपुर का, वहां पाई जाती है। तो बना अलवर, भरतपुर, दौसा, बनास बेसिन में जो मृदा है वो है। कोटा और बारां में काली मृदा है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में रेतीली मृदा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर और उदयपुर। अब मित्रों राजस्थान में खेर के वन कहाँ पाए जाते हैं? जो खेर वन है मित्रों, एक बहुत ही, खेर के जो वन है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक वन होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, सवाईमाधोपुर, जालौर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। तो खेर वृक्ष है वो मित्रों पाए जाते हैं कोटा और सवाईमाधोपुर में। अब आगे ये सब्जेक्ट के हैं, अग्नितंत्र से अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पेपर की। Subscribe to my channel and also press this bell icon. दोस्तों अब ये जो पेपर है वो आरपीएससी द्वारा जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है उसका जीके और शल्य विज्ञान से संबंधित पेपर है, जो कि हुआ था 12 नवंबर 2021 को। तो इसके 30 प्रश्न देखते हैं अपने। पहला प्रश्न है कि निम्न में से पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। तो जो पंचकूटा सब्जी है मित्रों उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो सबसे पहले तो पंचकूटा होता क्या है कि जो राजस्थान के अंदर पहले क्या है कि केर, सांगरी, कुम्मट, गोंदा और साबुत जो लाल मिर्च होती है उसको मिलाकर पंचकूटा सब्जी तैयार की जाती थी। तो बताना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो केर होता है मित्रों, सांगरी भी होती है, कुम्मट भी होता है, गोंदा होता है और लाल मिर्च से पंचकूटा बनता है। तो खिम्पोली है यहाँ पर, ये खिम्पोली शामिल नहीं है। खिम्पोली खींप के लगती है और इसका उपयोग पहले प्राचीन समय में जो महिलाएं हैं वो हेयर पिन के रूप में करती थी। जो खिम्पोली होती है वो होती है लंबी और आगे से नुकीली होती है। अब आगे मित्रों अपने को एक तरफ एकादशी दिए हुए हैं, व्रत दिए हुए हैं, उपहास, और एक तरफ माह दिए हैं, और उनका अपने को मिलान करना है और अपने को सही मिलान कर बताना है कौन सा सही है। अब कामदा, निर्जला, जल झूलनी, देवउठनी, ग्यारस, तो ये चैत्र माह में है, भाद्रपद माह में है, ज्येष्ठ माह में है, कार्तिक माह में है। तो दोस्तों कि देवउठनी ग्यारस अपने को पता है कार्तिक मास में आती है। देवउठनी ग्यारस दीपावली के बाद में आती है। दीपावली होती है कार्तिक माह की अमावस्या को, और उसके बाद जो आती है ग्यारस वो होती है देवउठनी ग्यारस। अब निर्जला जो एकादशी होती है वो आती है ज्येष्ठ की ग्यारस, ज्येष्ठ माह की ग्यारस। अब जल झूलनी जो ग्यारस है वो आती है मित्रों भाद्रपद माह में, और कामदा एकादशी है वो आती है चैत्र माह में। तो एक का हो जाएगा मित्रों 1 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब है कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? तो जौ, चावल, ज्वार, मक्का। मित्रों मक्का के अवशेष नहीं मिले हैं, जौ के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं, चावल के जैसे आहड़ से मिले हैं, जौ और ज्वार के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, मक्का के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो नील की खेती मित्रों कहाँ की जाती थी? नागौर में, सांबर में, बयाना में या सांगानेर में? तो नील की खेती के लिए भरतपुर का बयाना है वो प्रसिद्ध रहा है मध्यकाल में। 5 नंबर का प्रश्न है मित्रों
कि निम्न में से किसका संबंध ताम्रवर्ती नगरी से है। तो ताम्रवर्ती नगरी किसको कहते हैं? कालीबंगा, आहड़, बेराट या बागौर। तो आहड़ है मित्रों जो उदयपुर में है, उसको ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। महासतियों का टीला के नाम से जाना जाता है। और आहड़ को ही क्या कहते हैं मित्रों? जो मेवाड़ के जो महाराणा है उनका शमशान कहते हैं। बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? तो जो दुलमेरा है मित्रों, दुलमेरा में कौन सा खनिज निकाला जाता था? बीकानेर के लूणकरणसर गांव के पास दुलमेरा, लूणकरणसर के पास दुलमेरा गांव पड़ता है। तो यहां से पहले कोयला निकाला जाता था। अब गोखरू का मुख्यतः निम्न में से किस विकार के इलाज में किया जाता है? तो गोखरू एक औषधीय पादप है मित्रों। तो इससे जो किसका इलाज किया जाता है? कफ का, जोड़ों का दर्द, नेत्र विकार या मूत्र विकार। तो मूत्र विकार, यूरिन से संबंधित गोखरू का प्राचीन समय में लोग उपयोग करते थे, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक औषधीय पादप है मित्रों। आगे निम्न में से ये कैलिगोनम पॉलीगोनाइडिस किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का, फोग का, रोहिड़ा का या चामकस का। तो ये मित्रों जो फोग है, फोग का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनोरेरिया होता है, रोहिड़े का टिकोमेला अंडुलेटा होता है। तो फोग का, और मित्रों देखो फोग, ये फोग अपने जैसे स्थानीय भाषा में इसको फोगड़ा भी कहते हैं। और कितने ये अपने कितने इस शब्द से परिचित है। और एक बार क्या होता है मित्रों, एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि जो बीकानेर का राजा राय सिंह होता है, वो दक्षिण भारत में भेजते हैं उसको अकबर। तो दक्षिण भारत में क्या है कि उसको एक फोग का वृक्ष दिखाई देता है। तो राय सिंह उस फोग के वृक्ष को देखकर एक लाइन बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि तू संदेशी रू खड़ा मैं परदेसी लोग, तू संदेशी रू खड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तोड़ियो क्यों तू आयो रे फोग। कि हमें तो अकबर ने तोड़ दिया, अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे फोग। तो आगे है मित्रों 9 नंबर का प्रश्न, पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो पाली जिले के बिरांटिया जो खुर्द है, गांव है, वहां पर किसका मेला भरता है? भूरिया बाबा, जिसको गौतमेश्वर बोलते हैं। दरियाव जी, संत दरियाव जी, जिसने रैण संप्रदाय की स्थापना की थी, रामदेव जी या खेतेश्वर महाराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, पाली के बरांटिया में रामदेव जी का मेला भरता है। अब निम्न में से तोरण का संबंध है जन्म, शिक्षा, विवाह या मृत्यु। तो तोरण का संबंध तो पता होना चाहिए, तोरण किससे संबंधित है मित्रों? विवाह से। अब अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो लप्पा, जामा, चुगा, अंगरखी। तो मित्रों ये जो लप्पा है ये होती है साड़ी, जो महिलाएं साड़ी पहनती थी उसको लप्पा कहते थे। ये जामा, चुगा, अंगरखी ये पुरुषों के आभूषण है, लप्पा नहीं है। अगला प्रश्न है कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया? सर्वप्रथम मित्रों कन्यावध पर रोक लगाई थी कोटा रियासत ने, और जयपुर रियासत ने भी कन्यावध, जो लॉर्ड जुडलो है उन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। ये किया था 1842 में। आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन थे? तो आजाद मोर्चा के संस्थापक मित्रों बाबा हरीश चंद्र। 14 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ किसान आंदोलन दिए गए हैं और एक तरफ देशी रियासत दिए गए हैं, और मिलान करके बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नीमूचना, अलवर, डावड़ा, जोधपुर, दूधवा खरा, बीकानेर, बरड़, उदयपुर। तो मित्रों नीमूचना अलवर बिल्कुल सही है। नीमूचना कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से जिसकी तुलना महात्मा गांधी ने की थी। डाबड़ा जोधपुर में हुआ था मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में। दूधवा खरा बीकानेर में हुआ था, ये सही है। बरड़ है मित्रों उदयपुर में नहीं हुआ था, बरड़ हुआ था बूंदी में। अब वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? तो वृहद राजस्थान जो 30 मार्च 1949 को स्थापना की थी, जिसको जयपुर को राजधानी बनाया गया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो ये जो मित्रों उद्घाटन है वो किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गोडगल, राम मनोहर लोहिया नहीं। अब अपने को मित्रों एक तरफ अरावली की चोटियां दी गई है
और एक तरफ अरावली के प्रदेश दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए और बताना है मिलान करके कौन सा सही है। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, हाड़ौती प्रदेश। तो मित्रों उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची या उत्तरी अरावली की जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़। इसका हो जाएगा एक का हो जाएगा दोस्तों 4, एक का 4 हो जाएगा मित्रों। मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों हाड़ौती का हो जाएगा स्तूर। अब मध्य अरावली की जो चोटी है वो हो जाएगी मित्रों टोडगढ़ और दक्षिणी अरावली की हो जाएगी दिलवाड़ा, सिरोही में पड़ती है जो। तो एक का 4, 4 1, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रों 3। आगे है 17 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। अपने को पश्चिम से पूर्व की ओर इन पठारों को जमाना है। तो हाड़ौती का पठार उपरमाल, लसाड़िया, बोराट। हाड़ौती, लसाड़िया, उपरमाल, बोराट। बोराट, उपरमाल, लसाड़िया, हाड़ौती। बोराट, लसाड़िया, उपरमाल और हाड़ौती। तो मित्रों हाड़ौती तो दक्षिण के अंदर है, ये तो कट जाएंगे ऑप्शन। हाँ बोराट है वो बिल्कुल राजस्थान के पश्चिम में उदयपुर में है। अब उपरमाल है मित्रों वो आ जाएगा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में ही, और लसाड़िया है वो आ जाएगा उदयपुर में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बोराट, बोराट के बाद में लसाड़िया, लसाड़िया के बाद में उपरमाल, उपरमाल के बाद में हाड़ौती। जैसे देखें मित्रों बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। लसाड़िया का पठार है वो उससे थोड़ा आगे, उपरमाल भीलवाड़ा बिजोलिया में आ गया और हाड़ौती आ गया एकदम पूर्व के अंदर। तो ये उसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मैदानी भाग जो माही नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है। कहने का मतलब है कि माही नदी और उसकी सहायक नदियों के भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं। 56 का मैदान, नाली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नदी निर्मित मैदान, बनास बेसिन। तो मित्रों 56 का जो मैदान है वो माही नदी के भाव क्षेत्र को कहा जाता है। माही नदी के भाव क्षेत्र को 56 का मैदान, कांठल की गंगा कहा जाता है। बरखान, मित्रों जो बरखान है या अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं वो बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्रों में, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य, 35 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्रों में बरखान या अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं। अब बताना है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। अर्थात अरब सागर में जो नदियां नहीं गिरती है, अपना जल नहीं गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, या जो आंतरिक प्रवाह की नदियां उनको पहचान करनी है। तो देखिए दोस्तों बनास नदी, तो बनास नदी मित्रों सहायक किसकी है, चंबल नदी की सहायक है। तो ये चंबल नदी अपना जल कहाँ लेकर जाती है, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो बनास नदी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो काटे इनको ना, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ही बचता है। अब बी, सी और ई की बात कर लेते हैं। साबरमती नदी है और कांकणी जो पश्चिम बनास नदी है और माही नदी है, ये अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है। और कांकणी नदी तो मित्रों आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगला प्रश्न है, एक तरफ झीलें दी गई है और एक तरफ जिला दिया गया है, मिलान करके अपने को सही कूट बताना है। तो नवलखा सागर, छापर का ताल, तालाब सही, भोपाल सागर। मित्रों छापर का ताल है चूरू के अंदर, तो बी का हो जाएगा 4, ठीक है। तालाब सही है मित्रों धौलपुर के अंदर, बी। छापर का ताल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। छापर का ताल चूरू में, तालाब ऐसा ही हो जाएगा मित्रों धौलपुर। सी का 1, बी का 4, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देख लेते हैं। तो नवलखा है वो बूंदी में हो जाएगी और भोपाल सागर हो जाएगी मित्रों चित्तौड़गढ़ में। मृदा का प्रकार जो राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया
कि जो कोटा, बारां और झालावाड़ का क्षेत्र है मित्रों, वो हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। और हाड़ौती में जो सामान्यतः मृदा पाई जाती है वो होती है काली मृदा, जो कपास की मृदा, रेगुर मृदा जिसको कहते हैं। तो भूरी रेतीली मृदा तो बनास बेसिन में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मृदा। लाल मृदा, लवणीय मृदा जो पाली में पाई जाती है। अब दोस्तों एक तरफ दिए गए अपने को गोवंश की नस्लें और एक तरफ दिया गया क्षेत्र, और मिलान करके बताना कि कौन सा सही है। तो थारपारकर, कांकरेज, मालवी, गीर, बाड़मेर, पाली, जालोर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली, बाड़मेर, जोधपुर एवं जैसलमेर। मित्रों जो थारपारकर नस्ल है गाय की, वो थार को पार करके अपने वो इसका जो उद्गम स्थल है थारपारकर गाय की नस्ल का, वो बाड़मेर का मैलानी क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर का। तो ये थार को पार करके, पाकिस्तान से थार को पार करके आई थी, इसको इसीलिए इसको बोलते थार पार कर। तो ये जो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा एक का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिलान में। एक का हो जाएगा दोस्तों 4। अब मित्रों जो है ना मालवी, वो होती है मालव प्रदेश, जिस मालव प्रदेश कहाँ है, झालावाड़, ये कोटा, ये इसमें आ जाएगा। गिर है ना मित्रों, गिर को अजमेर या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आ जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली। कांकरेज, कच्छ, कारण, गुजरात। अब जो गुजरात की सीमा के जो 7 वाले जिले वहां पर पाई जाती है कांकरेज। तो एक का हो जाएगा मित्रों 4, और 4 1 3 2, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों 24 नंबर का, कि राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है मित्रों वो बाड़मेर की आंकी गई थी, और जो सर्वाधिक न्यूनतम है वो गंगानगर की आंकी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति का मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। तो सर्वाधिक जो एससी जनजाति है वो गंगानगर में, और सर्वाधिक एसटी जाति है वो बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर गंगानगर और बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा और गंगानगर उत्तर नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसने सबसे पहले अनुसूचित जाति का पूछा है, तो इसीलिए सबसे पहले अनुसूचित जाति का ही उत्तर देंगे अपने। आगे 26 नंबर का प्रश्न मिलान करना है, और अपने को ये बताना है कि कौन सी नदी है वो कौन सी पहाड़ी से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ खमनौर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, बेड़च नदी, जाखम नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। तो दोस्तों जो खमनौर की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है बनास नदी, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बेड़च नदी, बेराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा, और छोटी सादड़ी से निकलती है मित्रों जाखम नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है कि राजस्थान में वालरा कृषि पद्धति संपन्न होती है। तो वालरा है मित्रों वो बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान में भीलों की जो खेती है वो वालरा कहते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों एक तरफ दी गई है अपने को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ पशुओं की पशु दिए गए हैं और एक तरफ उनकी नस्लें दी गई, और अपने मिलान करके बताना है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो राठी, गीर, थारपारकर ये मित्रों गाय की नस्लें होती है। अब भैंस की मुर्रा नस्ल, सूरती, मेहसाणा, बदावरी ये। अब भेड़ की होती है मित्रों नाली, पुगल, मगरा। बकरी की लोही, बरबरी, जमुनापुरी ये बकरी की हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 29 नंबर का प्रश्न मिलान करके बताना है। एक तरफ जनगणना 2011 दी गई है और एक तरफ सूची सेकंड दी गई है, और सूची से फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है अपने को। तो दशकीय वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व। तो पता है कि लिंगानुपात कितना था राजस्थान का 928। तो 928 लिंगानुपात है, और दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 21.31%, और साक्षरता है मित्रों वो 66.11%, और घनत्व कितना है 200।
तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मित्रों जयपुर का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है। दोस्तों ये जो पेपर है वो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट लेक्चरर के चालक्य तंत्र से संबंधित है। इसमें 30% जीके की पूछे गए हैं और ये 11 नवंबर को पेपर हुआ था 2021। इसकी अपने विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में साग पंचकुटा में सम्मिलित है। ये सामान्य यानी इतिहास के प्रश्न है 1 से 15 तक जीके हिस्ट्री। कि साग पंचकुटा में सम्मिलित है, कि पंचकुटा में क्या सम्मिलित है? केर, सांगरी, खेलरा, अमचूर, फोगला, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और काचरी, केर, सांगरी, टिंडा, अमचूर और बेर, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। तो मित्रों जो पंचकुटा है वो इससे बनाई जाती है, केर से, सांगरी से, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। इन पांचों को मिलाकर पंचकुटे का निर्माण किया जाता है। अब आगे है कि राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। तो धूप में जो हरी पत्तेदार सब्जियां सुखाते हैं उसको मित्रों पांसी, पंचकुटा, पसेरी, भूसी, उसको कहते हैं पसेरी। पंचकुटा तभी हमने देखा है, भूसी है वो ये नहीं है, भूसी इसमें हो ही नहीं सकती, पांसी नहीं है, पसेरी है मित्रों। स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है। तो कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, पेट दर्द एवं रोचक के रूप में पीलिया। तो ये पेट दर्द एवं रोचक के रूप में बेल फल का प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। अपने उपवास के समय किन किन को खा सकते हैं? अब दोस्तों सीधी सी बात है कि उपवास के दौरान हम उन्हीं को खा सकते हैं जो कि अन्न न हो, क्योंकि अन्न खाने से अपना उपवास में विघ्न पड़ जाता है। तो देखिए कुट्टू आलू सिंगाड़ा, कुट्टू सूजी आलू, सामक चावल सूजी आलू, कुट्टू सिंगाड़ा, पोहा। तो इसमें ये मित्रों कुट्टू है ना, ये कुट्टू इससे कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है, एक चने के आकार का होता है और उपवास के दौरान हम इसको खा सकते हैं। इसको अन्न में शामिल नहीं किया गया। कुट्टू के आटे को पीस कर उसकी रोटियां बनाई जाती है, इसको हम खा सकते हैं। अब मित्रों पोहा है, पोहा ये अन्न में आ जाता है, तो इसका ये 4 नंबर नहीं हो सकता। सूजी भी अन्न में आ जाता है मित्रों, तो सूजी आ गया कट गया। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा कुट्टू आलू और सिंगाड़ा। इनको हम खा सकते हैं व्रत के दौरान। फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहार संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई है। तो आहार से मित्रों अपने को कौन कौन सी मिली है? जो बाजरा, चावल, गेहूं, रागी, मूंगफली, बाजरा, चना, रागी, मूंगफली, रागी, चना। तो जो बाजरा और चावल के अवशेष अपने को मिले कहां से? आहार से। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी। सुनारी, गणेश्वर, आहड़ या नोह। तो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति मित्रों ये जो आहड़ संस्कृति है, जो आहड़ सभ्यता है वो करती थी मित्रों। ऊब छठ मनाई जाती है श्रावण में, भाद्रपद में, कार्तिक में, चैत्र में। तो ऊब छठ है मित्रों वो भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद में। ऊब छठ के बाद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, फिर बच्छबारस आती है। अगला प्रश्न है बुखार में निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ी बूटी लाभदायक है? तो ग्वारफाठा या एलोबारबोडेंसिस, कंगी, खाखरा, नीम। तो मित्रों जो बुखार के समय कौन सी जड़ी बूटी लाभदायक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा कंगी या एबिल्यूटिलोन इंडिकम। मित्रों इसको स्थानीय भाषा में अतिबाला के नाम से जाना जाता है और इसके इतने फायदे हैं कि अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो गिनाने कम पड़ जाए। हो इतने बहुत ज़्यादा अतिबाला के फायदे हैं। इसका चूर्ण होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।
ग्वारपाठा नहीं, खाकरा देखो इसका वैज्ञानिक नाम देखो मित्रों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये वही है ढाक या पलास, जंगल की ज्वाला या आग बोलते हैं जिसको। नीम ये एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मित्रों कंडोरा, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि कंदोरा है वो कहाँ पहना जाता है। कंदोरा देखो मित्रों कैसे, कमर में, ध्यान रखना कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर में। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मित्रों वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो अगर आपको पता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान है। तो तेजाजी का मेला मित्रों कहाँ लगता है, नागौर, आसपुर, पुष्कर, परबतसर। तो तेजाजी का मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है मित्रों। अब आगे है प्रजामंडल दिए एक साइड और एक साइड, उनका मिलान करके अपने को बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो देखिए कि बूंदी कांतिलाल चौथानी बिल्कुल सही है, करौली त्रिलोकचंद माथुर बिल्कुल सही है, अलवर हरिनारायण शर्मा, झालावाड़ का है मांगीलाल भव्य, पन्नालाल त्रिवेदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी। केवल एक सही है, केवल दोनों सही है। तो ये मित्रों श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में दोनों ही कथन है वो सत्य है। समाचार पत्र जिसे बूंदी किसान आंदोलन का सामर्थ्य प्रचार था प्रसार किया गया वह है। तो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन है मित्रों, इससे नवीन राजस्थान पर इससे इसको प्रसार मिला, प्रभात नवजीवन लोकवाणी में। किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, शाहपुरा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी। अब आगे है राजस्थान का भूगोल। अब अपने को एक तरफ पहाड़ियां दी गई है और एक तरफ पर्वतमाला है, बतानी है कि कौन सी पहाड़ियां हैं वो किस पर्वतमाला से संबंध रखती है। तो देखिए माला खेत, नागपानी, बिलाली, नागपाड़। तो दोस्तों जो नागपाड़ है वो है मध्य अरावली की चोटी। तो इसमें देखो डी में 1 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर है। अब आगे पढ़ लीजिए कि जो माल खेत है मित्रों, माल खेत है ये उत्तरी अरावली की चोटी है। और जो नागपानी है मित्रों, नागपानी है दक्षिण अरावली की चोटी। और बिलाली है, बिलाली भी खो बिलाली, ये उत्तरी अरावली की चोटी है। और नागपाड़ है मध्य अरावली की चोटी। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो आंतरिक प्रवाह के लिए मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, विंध्या क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये इसका सही उत्तर है। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो मिलीबार रेखाएं होती है 1019 मिलीबार रेखा, ये उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा यहाँ से निकलती है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों ये ऑप्शन नंबर 3 है, दक्षिण से उत्तर की ओर है वो कम होता जाता है। अगला प्रश्न है मिलान करना है जिलों का और एक साइड है जिले। तो नवलखा झील है मित्रों, नवलखा कहाँ पड़ती है, बूंदी में है। नक्की झील है सिरोही में। और उमेद सागर जोधपुर में है। और अनूप सागर है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में। मित्रों काली मिट्टी आ जाए तो वहां पर आपको करना है, ध्यान आ जाना चाहिए, काली मिट्टी का संबंध है हाड़ौती प्रदेश से, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम में सुमेलित करना है, मतलब अपने को मिलान करके बताना है कि कौन सा है वो किस से संबंधित है।
तो देखिए 12 उदयपुर चित्तौड़गढ़ करौली, तो उदयपुर है मित्रों वो 1 नंबर पे आएगा, और 12 है वो आएगा 2 नंबर पे, और मित्रों इसमें आ जाएगा चित्तौड़गढ़ 4 पे और करौली आ जाएगा 3 पे। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? तो जो वालरा खेती की जाती है मित्रों वो की जाती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर दक्षिण में नहीं आता है, सीकर दक्षिण में नहीं आता है, भरतपुर दक्षिण में नहीं आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। अब 23 नंबर का प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थानी भेड़ से संबंध नहीं है? तो राजस्थानी भेड़ मगरा और खेरी, देखो ये संबंध नहीं है पूछा है ना मित्रों। मगरा, खेरी, चोकला, सोनाड़ी, पुगल, नाली, मुर्रा और राठी। तो दोस्तों मुर्रा तो भैंस की नस्ल है और राठी है गाय की। बाकी ये मगरा है बीकानेरी चोखला, मगरा को बीकानेरी चोखला कहते हैं। खेरी घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है। चोकला और सोनाड़ी को कहते हैं चनोथर भी। पुगल और नाली ये इसकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर की। और अधिकतम साक्षरता कोटा। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो जिस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई, साबरमती, सूकड़ी और खारी बनास। तो मित्रों बनास और वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठी इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। राजस्थान में किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? मित्रों जो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है वो राजस्थान में एक ही जगह पाए जाते हैं और वो है आबू पर्वत। आबू पर्वत में उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए बहुत ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कोटा, सिरोही, झालावाड़, अलवर। अब आबू पर्वत है वो कहाँ है? सिरोही के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? अनुसूचित जाति एससी का पूछा है। एससी सर्वाधिक कहाँ है मित्रों? करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका हो जाएगा गंगानगर। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़, खंडेला की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च। नागपाड़ अजमेर से लूणी नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से कांतली नदी निकलती है। अब मित्रों थारपारकर नस्ल अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? तो जो थारपारकर नस्ल है वो उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में। तो ये मित्रों पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर थारपारकर नस्ल गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? जयसमंद, कोलायत, कायलाना या अन्ना सागर। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है मित्रों जयसमंद। और जयसमंद नहर से श्यामपुरा और भाट नहर निकाली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतने ही है, आगे सब्जेक्ट के प्रश्न आगे। दोस्तों ये मैंने वर्ष 2021 में आरपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से आधे एग्ज़ामों के प्रश्न पत्र आपको बता दिए हैं, जीके के प्रश्न। बाकी कुछ एग्ज़ाम के और प्रश्न पत्र बचते हैं। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं उन एग्ज़ाम के प्रश्नों को भी बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।